और संतोष कुमार बार बार कह रहे थे कि हम तेरे राज में बर्बाद हो जाएंगे अगर 5 किलो नहीं मिला तो। ये 5 किलो क्या था? क्या 5 किलो सोना था या 5 किलो 5 करोड़ था? यह जांच ईडी क्यों नहीं की? ईडी को जब पूरा सबूत मिला तो ईडी को संतोष कुमार मल को नोटिस करना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था ये 15 बार टेलीफोन क्यों आपने किया रिश्वत, और पूछना चाहिए था किसका दबाव है। वो 5 किलो सोना भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, वो किसके पास पहुंचाना था? वो कौन आदमी था? अधिकारी थे कि नेता थे? तो बर्बाद हो जाएंगे। किनका ऐसा दबाव था बिहार में जो इस राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को बर्बाद कर सकते? ये बहुत गंभीर आरोप है और ईडी ने कोई इसके आगे पूछताछ नहीं करती। आर्थिक अपराध अनुसंधान अपने चार्जशीट में संतोष कुमार मल का नाम जिक्र करने से इनकार करता है और बाकायदा संतोष कुमार मल अभी भी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। यह गंभीरतम आरोप नहीं साक्ष्य है। वो आपके जरिए ईडी से भी सवाल है, आर्थिक अपराध से भी सवाल है और बिहार सरकार से भी सवाल है। 11 करोड़ कैश काली प्रसाद के पास, वो मुख्य अभियंता थे भवन निर्माण में उत्तर के और वो रिटायर कर गए थे। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार उनको दिया गया 2 साल का। काली प्रसाद, मैंने पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चारा घोटाले में आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोर्ट ने इस आधार पर दंड दिया कि उनके खिलाफ सबूत था कि उन्होंने एक अभियुक्त का, जो चारा घोटाले का अभियुक्त अधिकारी था, उसका उन्होंने सेवा विस्तार दिया विभागीय प्रस्ताव। जब काली प्रसाद जैसा भ्रष्ट आदमी, जब इतना भी 11 करोड़ जिसके घर में मिला, उसका सेवा विस्तार किसने दिया? यह जांच क्यों नहीं हुआ? पूछताछ क्यों नहीं हुआ? उस सेवा विस्तार की फाइल पर कौन कौन अधिकारी मंत्री ने दस्तखत किया क्यों नहीं हुआ? जयंत राज मंत्री से अप्रूवल करा करके उसको सेवा विस्तार देता है और सेवा विस्तार के दौरान इतने बड़े घोटाले का सबसे आरोपी में से जिसके घर पे 11 करोड़ जब्त होता है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कुमार रवि से क्यों नहीं पूछताछ हुआ? इस एवज में आपने उसको सेवा विस्तार किया, आपके ऊपर कौन दबाव बनाया? मंत्री को भी पूछना चाहिए था ईडी को बुला करके कि आपने फाइल पे कैसे दस्तखत किया। बिहार में खजाने की लूट को लेकर के जिस तरीके से जो षड्यंत्र ऋषुश्री सहित जो 9 IAS अधिकारी आनंद किशोर से संबंधित मैंने 23 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने किया था जिसका कार्रवाई आपने देखा होगा कि 24 तारीख को बिहार के आर्थिक अपराध ने एक चार्जशीट दाखिल किया जिसमें ईडी के दिए गए किसी साक्ष्य को आर्थिक अपराध ने मान्यता नहीं दिया। फिर मैंने 29 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस बारे में आनंद किशोर और ऋषुश्री के मामले में। तो आपने देखा होगा कि ठीक उसके 1-2 दिन बाद जो ADG थे आर्थिक अपराध के, पंकज दराज, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या विपक्ष या सुधाकर सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब सरकार जागेगी? या कि जो गुनाह हुआ है, हजारों हजार करोड़ का जो लूट हुआ है बिहार में, वो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अभियुक्तों के बारे में मैं डिटेल आपको बताना चाहता हूं जो सबसे गंभीर लोग हैं। एक संतोष कुमार मल, FIR में जो दर्ज है उसमें बहुत साफ लिखा है, जो चैट है ऋषुश्री से संतोष कुमार मल का, कि ऋषु जी मैं आपको 15 बार टेलीफोन किया, आपने टेलीफोन रिसीव नहीं किया, हमको ऊपर से बहुत दबाव है, 5 किलो तत्काल अगर हमको नहीं आप भेजेंगे तो हमारा स्थिति बहुत खराब है
तेरे राज में भाई हम बर्बाद हो जाएंगे। यह गंभीर बात 5 किलो इस राज्य के एक प्रधान सचिव संतोष कुमार मल इस पूरे घोटाले का जो ऋषुश्री जो आर्किटेक्ट है उसे 5 किलो क्या मांग रहे थे, जिस 5 किलो के लिए ऋषुश्री 15 बार टेलीफोन करने के बाद भी टेलीफोन रिसीव नहीं कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ, और संतोष कुमार बार बार कह रहे थे कि हम तेरे राज में बर्बाद हो जाएंगे अगर 5 किलो नहीं मिला तो। ये 5 किलो क्या था? क्या 5 किलो सोना था या 5 किलो 5 करोड़ था? यह जांच ईडी क्यों नहीं की? ईडी को जब इतना सबूत मिला तो ईडी को संतोष कुमार मल को नोटिस करना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि ये 5 किलो का अर्थ क्या है। दूसरी बात पूछना चाहिए था कि ये 15 बार टेलीफोन क्यों आपने किया ऋषुश्री को, और पूछना चाहिए था किसका दबाव है। वो 5 किलो सामान किसके पास पहुंचाना था? वो 5 किलो सोना भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। वो किसके पास पहुंचाना था? वो कौन आदमी था? अधिकारी थे कि नेता थे? और ईडी को यह भी पूछना चाहिए था कि अगर वो 5 किलो नहीं पहुंचाएंगे, चावल तो नहीं होगा, आम तो नहीं होगा 5 किलो, वो तो बाजार में कहीं मिलेगा, और जितनी की सैलरी है वो तो 500 रुपये का चीज़ है, वो तो पहुंचा सकते थे जाकर के खरीद के बाजार से अगर चावल आम होगा तो बर्बाद हो जाएंगे। किनका ऐसा दबाव था बिहार में जो इस राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को बर्बाद कर सकता है? ये बहुत गंभीर आरोप है और ईडी ने कोई उस पर आगे पूछताछ नहीं करती। आर्थिक अपराध अनुसंधान अपने चार्जशीट में संतोष कुमार मल का नाम जिक्र करने से इनकार करता है और बाकायदा संतोष कुमार मल अभी भी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। यह गंभीरतम आरोप नहीं, साक्ष्य है। ये साक्ष्य है, आप इसको ले लीजिएगा। क्या क्या उन्होंने ऋषुश्री से बात किया है और वो हमने उसके बारे में जो सवाल किया है वो आपके जरिए ईडी से भी सवाल है, आर्थिक अपराध से भी सवाल है और बिहार सरकार से भी सवाल है। दूसरी बात, एक दूसरे अभियुक्त, इसके बहुत बड़े अभियुक्त जिसके पास 11 करोड़ रुपया पकड़ा गया तारनी प्रसाद के पास। याद करिए, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास पकड़ाया था? 11 करोड़ कैश तारनी प्रसाद के पास। वो मुख्य अभियंता थे भवन निर्माण में उत्तर के और वो रिटायर कर गए थे। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार उनको दिया गया 2 साल का, तारनी प्रसाद को। मैंने पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चारा घोटाले में आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोर्ट ने इस आधार पर दंड दिया कि उनके खिलाफ सबूत था कि उन्होंने एक अभियुक्त का, जो चारा घोटाले का अभियुक्त अधिकारी था, उसका उन्होंने सेवा विस्तार दिया था विभागीय प्रस्ताव पर। जब तारनी प्रसाद जैसा भ्रष्ट आदमी, जब इतना भी 11 करोड़ जिसके घर में मिला, उसका सेवा विस्तार किसने दिया? यह जांच क्यों नहीं हुआ? पूछताछ क्यों नहीं हुआ? उस सेवा विस्तार की फाइल पर कौन कौन अधिकारी मंत्री ने दस्तखत किया, क्यों नहीं हुआ? मैं आपको जानकारी दे दूं, जब सेवा विस्तार का प्रस्ताव तारनी प्रसाद का विभाग में चर्चा हुआ तो विभाग का ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना ने कहा कि हम तारनी प्रसाद के फाइल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उनके खिलाफ अपने फाइल में नोटिंग करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना था, जिसने मना कर दिया कि हम तारनी प्रसाद के सेवा विस्तार को हम बढ़ाएंगे आगे फाइल, उसको कुमार रवि तत्कालीन भवन सचिव रातों रात स्थापना के ज्वाइंट सेक्रेटरी को बदल देता है। अपने चिट्ठी से एक नया व्यक्ति स्थापना का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनवाता है और उससे फाइल को आगे बढ़वा करके अपने अप्रूवल देते हुए कुमार रवि, जो अभी स्वास्थ्य सचिव है, उसने जो तत्कालीन मंत्री थे जयंत राज मंत्री से अप्रूवल करा करके उसको सेवा विस्तार देता है। और सेवा विस्तार के दौरान इतने बड़े घोटाले का सबसे मुख्य आरोपी में से, जिसके घर पे 11 करोड़ जब्त होता है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जो अधिकारी जिसका सेवा विस्तार हुआ, कुमार रवि से क्यों नहीं पूछताछ हुआ?
एवज में आपने उसको सेवा विस्तार दिया। आपके ऊपर कौन दबाव बनाया? मंत्री को भी पूछना चाहिए था ईडी को बुला करके कि आपने फाइल पे कैसे दस्तखत किया। सेम आरोप पे लालू प्रसाद जी को पशुपालन घोटाले में सजा हुई। यहां तो सजा की बात छोड़िए, एफआईआर भी नहीं हुआ, यहां तक कि आज तक पूछताछ नहीं हुआ। इससे बड़ा कोई षड्यंत्र इस पूरे मामले में नहीं हो सकता है। एक चिट्ठी है, इसको आप देख लें, सेवा विस्तार का, सेवा विस्तार का बहुत महत्वपूर्ण है। किसने सेवा विस्तार उनको दिया? दिया कौन? कुमार रवि ने। कुमार रवि देखे कि इसका सेवा विस्तार रुक जाएगा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना को बदल दिया जाता है और दूसरे को प्रभार किया जाता है फाइल आगे बढ़ाने के लिए। इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है? और बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, जबकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अप्रूवल की प्रत्याशा में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है और भूत लक्ष्य प्रभाव से कैबिनेट और मुख्यमंत्री से अप्रूवल लिया जाता है। जब इस कांड के सबसे प्रमुख अभियुक्त टानी प्रसाद, उसके सेवा विस्तार देने वाले अधिकारी कुमार रवि और उसके मंत्री जयंत राज को आज तक ईडी ने कोई सम्मन नहीं जारी किया, कोई पूछताछ नहीं जारी किया। इतने बड़े मामले में सबसे आश्चर्यजनक है और जो आरोप है और लोग जो लगातार इसमें सबूत हैं, जिसको बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया, ये अपने आप में चौंकाता है कि ईडी आखिर और आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग किसके कहने पर ऐसे अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें 265 करोड़ घूस लेने का साक्ष्य है, आरोप में साक्ष्य है ईडी के द्वारा। और मेरा ईडी से भी सवाल है कि आप पर किसका दबाव है? आप तो केंद्रीय एजेंसी है, आप पर किस पर दबाव है? इस पूरे मामले को आप ठंडे बस्ते में डाल दिए, आगे आपने कोई पूछताछ और कार्रवाई नहीं किया। और आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग से यह हमारा सवाल है कि जब इतने बड़े साक्ष्य थे तो आपने किस आधार पर चार्जशीट में सभी 9 आईएएस अधिकारियों को आपने न सम्मन जारी किया, न आपने पूछताछ किया, न आपने एफआईआर किया, न चार्जशीट किया? कौन आपको रोक रहा है इस काम से? ये हमारा 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर ये हमारे जो डॉक्यूमेंट और साक्ष्य हैं, जिसको हमने विस्तार से आपको बताया भी। और कोई इससे संबंधित अगर कोई विशेष सवाल हो तो आप कर सकते हैं। कल वाली जो मोतिहारी की घटना हुई है उसको छोड़ करके वो अलग से आप लीजिएगा, अभी इस पर सवाल कर लीजिए। इसी से सवाल है, जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, रिश्वत जो टेंडर घोटाले का आरोप है, इस पर हम लगातार बीजेपी के लोगों को सवाल करते हैं। वो सीधे घुमा दे रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ये स्पष्ट करें कि रिश्वत से उनका क्या संबंध है। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब जो एक मेडिकल कॉलेज, एक मुंगेर में और एक भोजपुर में, वहाँ पर टेंडर दिया गया, ऐसी कंपनी को दिया गया जो जिसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, नियति कंस्ट्रक्शन। पत्रकार महोदय, भाजपा किससे सवाल कर रही है? भाजपा तो खुद ही सरकार है। ईडी और आर्थिक अपराध के मंत्री भी वही खुद मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ी है, तो आपको किसने जांच से रोका? विपक्ष का तो हैसियत नहीं है कि सत्ता पक्ष को जांच से रोके। तो ये हास्यास्पद आरोप है। वह भी जो आपको पूछना भी चाहिए था तो आदरणीय तेजस्वी जी से सीधे पूछते थे। वो मीडिया से लगातार रूबरू है। आपके इस मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनका नेताजी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, या लगातार वही स्थापना दिवस पर भी मीडिया के सामने थे। लेकिन भाजपा से मेरा सवाल है कि अगर कोई है तो आप क्यों घोटाले को आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जांच को रोकने का प्रयास कर रहे हैं? इससे जाहिर है कि भाजपा के मंत्री, भाजपा के ही अधिकारी फंस रहे हैं, इसीलिए आप जांच को नहीं कर रहे हैं और मीडिया का माइंड डाइवर्ट करने के लिए तेजस्वी जी का नाम ले रहे हैं, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अन्यथा अगर कोई भी एक छीटा होता तो आप नहीं छोड़ते तेजस्वी जी को। लालू प्रसाद जी को तो बिना बेगुनाह थे, तो आपने केवल सेवा विस्तार के आधार पर जेल भिजवा दिया। यहाँ तो दर्जनों लोग का सेवा विस्तार है, अभी जांच भी नहीं हुआ, अपराध भी नहीं, अपराध ट्रायल भी नहीं हुआ और सजा की बात तो बहुत दूर की बात है।
आज तो नीतीश के कार्यकाल की चर्चा ही नहीं करें। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे? नहीं, हमको ये सवाल करना चाहिए आपको कि ये तो नीतीश जी के राज का है। वही तो बात है ना, क्रेडिट भी तो कहते हैं कि नौकरी हमने दी है जी। मुख्यमंत्री जी को तो क्रेडिट। अगर नौकरी की क्रेडिट में अगर 5 लाख में बेईमानी होगा तो तेजस्वी जी जवाब देंगे। उन्हीं के राज में एक 5 लाख नौकरियों में कोई घोटाला, पेपर लीक नहीं हुआ था, हम क्रेडिट लेते हैं। अगर उसके 5 लाख की बहाली में कोई गड़बड़ी होगा तो हम क्रेडिट लेने को तैयार हैं। तेजस्वी जी पार्टी के कार्यक्रमों के लिए और लगातार यात्रा पर हैं। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा है क्या? ये तो हमारा यीशु श्री पर मामला है भाई। भ्रष्टाचार का मामला, गंभीर मामले में कौन व्यक्ति कहाँ है उस पर आप चर्चा करने लगे। थोड़ा सा धैर्य रखें। मैंने कहा ना कि अलग से सवाल कर लें, इस मुख्य विषय पर आए आप। मैंने कहा मुख्य विषय पर बात कर लेना, बाकी बात हम कहीं जा नहीं रहे, सब बात करेंगे। इसके लिए प्रवक्ता अलग से हैं, शक्ति जी बात करके बताएंगे, लोग बताएंगे। मुख्य विषय पर आएंगे। वो डेट आप देख लो, इसको फोटो कॉपी ले लें इधर, इसमें सब एकदम स्पष्ट है। हाँ, इसमें स्पष्ट है किस तारीख का है, किस व्यक्ति के भीतर। ये ईडी का डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है, भी ध्यान दीजिएगा। ईडी का दिया हुआ चेक है, हमारा नहीं है। ये आगे भी जारी रहेगा। क्योंकि मैं एक सांसद होने के नाते और बिहार में किसानों पे हो रहे अत्याचार के चलते मेरी लगातार यात्राएं होती हैं। उम्मीद है कि मैं 13 तारीख को पुनः आऊंगा आपके सामने। अगले व्यक्तियों पर जो इसमें गुनाहगार हैं वो अगला लेकर हम आएंगे। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सभी फाइलें नीतीश मुख्यमंत्री तक जाती हैं और वो सभी दस्तखत मुख्यमंत्री को उस पर होते हैं। उसके बाद ही कैबिनेट का फैसला होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बचाया जा रहा है, ईडी के द्वारा अपने नेताओं को बचाया जा रहा है और केवल छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। असल लाभार्थी लोग सत्ता पक्ष के लोग हैं, शीर्ष पर लोग हैं, उनको बचाने के लिए तारनी प्रसाद ये लोग हैं। अभी मैं किसी का सफाई नहीं पेश कर रहा, लेकिन ये छोटे किरदार हैं। जो बड़ी मछलियां हैं उस तक अभी ईडी और आर्थिक अपराध नहीं पहुंचा और लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। मैं पंकज दराज को क्यों हटाया गया बीच जांच के दौरान, यह भी एक मामला गंभीर बनता है। इस पर निश्चित तौर पर ईडी पर दबाव है, मैं मानता हूं और मैं आरोप लगा रहा हूं जिसका सफाई आना चाहिए कि ईडी 22 के बाद कौन कार्रवाई की इसमें। जब इतने साक्ष्य थे, लोगों से पूछताछ करना चाहिए था, नोटिस करना चाहिए था, चार्जशीट करना चाहिए था, एफआईआर करना चाहिए था। ईडी एकदम से अपनी पूरी कार्रवाई बंद कर दी है और आर्थिक अपराध जो बिहार का है वो इस मामले में लीपापोती कर रहा है। सम्राट चौधरी जी, आप अभी 2 महीना पुराना मुख्यमंत्री बने हैं, इसीलिए आप पर कोई आरोप तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप लीपापोती करा देंगे तो 6 महीना बाद यह आरोप आप पर भी साबित होगा और आप भी इस मामले में अभियुक्त के तौर पे माने जाएंगे। अगर आप कागज कलम में कार्रवाई नहीं किए इतने साक्ष्य के बाद तो आप भी आरोपी माने जाएंगे। अरे हम तो रोज सड़क पर हैं भाई, पार्टी हमारी सड़क पर है, ऐसा आप सवाल कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने इस बिहार के किसानों की जमीन लूट के खिलाफ सड़क, हमारे एफआईआर हुआ है कल मेरे पर। आप कह रहे हैं कि हम सड़क पे नहीं, तो एफआईआर किस बात का हुआ? ऋषि सूरी के मामले पे भी हमने जिला स्तर पे धरना दिया, ब्लॉक स्तर पे धरना दिया, आगे भी हम धरना देंगे। हम एक राजनीतिक दल के तौर पे हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यह 13 करोड़ बिहारियों के स्वाभिमान का विषय है। ये चंद नेताओं और राजनीतिक दलों का सवाल नहीं है। क्या भ्रष्टाचार केवल राष्ट्रीय जनता दल के लिए हुआ है? क्या इंडिया गठबंधन के लिए हुआ है? नहीं, यह भ्रष्टाचार जो हुआ 13 करोड़ लोगों के स्वाभिमान के साथ जो धोखा हुआ है, हर व्यक्ति का, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी अकेले नहीं, सभी की जिम्मेदारी है कि बिहार को इस भ्रष्टाचार जो हुए हैं इसका खुलासा हो और दंडित किया जाए। अभी भी मैं कह रहा हूं
क्या हम नहीं चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार पर? तो क्या माफ कर देना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को? क्या मीडिया, जुडिशियरी, सिविल सोसाइटी छोड़ देगी? नहीं। हर आदमी की लोकतंत्र सामूहिक भागीदारी से चलता है, सामूहिक सोच से चलता है, कोई एक व्यक्तिगत प्रयास से नहीं। हम लोग एक जनप्रतिनिधि के तौर पे इस राज्य के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जिसके पास सबूत होगा, लगातार हमारे पास नए सबूत आ रहे हैं, लोग दे रहे हैं हमको, यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी हमको कागज पहुंचा रहे हैं, ये देखिए भ्रष्टाचार है, रुक नहीं रहा है, आप उसको आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पर हम बिहार विधानसभा में भी उठाएंगे, हमारी पार्टी के लोग, और हम लोग लोकसभा में भी उठाएंगे।